ओके आगे डिस्प्ले आ गया। हेलो। हाँ अच्छा, अभी मुझे बताओ इसमें स्क्रीन पे क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है तुम्हारे को? यही CCNP सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल एंटरप्राइज, ये वाली स्क्रीन है। ओके, और इसके अलावा मतलब क्या क्या चीजें दिख रही? ये टूल दिख रहा है पेन वाला, टच पैड वाला, नहीं। जो मैं पेन के लिए जो टूल यूज करता हूँ वो दिख रहा हाँ। है ना? ये जो मैं मूव कर रहा हूँ। हम्म। वही वही वही, ठीक है। ओके, सो अभी स्टार्ट करना है क्या? राउटिंग, राइट? ओके, सो राउटिंग के लिए सबसे पहले थोड़ा आईपी एड्रेसिंग का ब्रीफ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आईपी एड्रेस से रिलेटेड, है ना? और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक राउटिंग, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? डायनेमिक राउटिंग, करेक्ट? ओके, सो जितनी चीजें पता है उसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, और जो चीजें नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सो आईपी एड्रेस के बारे में आई होप क्लियर है कि आईपी एड्रेस हम क्यों यूज करते हैं। तो मशीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो आपका जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, लैन कार्ड जो होता है ना, उसके दो एड्रेसेस है। एक आपका कौन सा एड्रेस होता है? एक कौन फिजिकल एड्रेस है ना? और एक कौन सा एड्रेस होगा हमारा? मैक एड्रेस होगा, है ना? अब मैक एड्रेस जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, फिजिकल मैक एड्रेस तो फिजिकल हो गया ना। एक आपका, हाँ, और एक क्या हो जाएगा? लॉजिकल एड्रेस, है ना? लॉजिकल एड्रेस में आपका कौन सा आ जाएगा? इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल, एड्रेसेस, है ना? और फिजिकल एड्रेस के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा? मीडिया मैक एक्सेस कंट्रोल, एड्रेसेस। मैक एड्रेस आ जाएगा, करेक्ट? सो आईपी का यूज हम क्यों करते हैं? मशीन्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए, ओके। और मैक एड्रेस का हम यूज किसके लिए करते हैं? डेटा ट्रांसफर करने के लिए। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफर, और आईपी एड्रेस जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका मशीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मैक एड्रेस जो होता है वो आपका वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है। एक पीसी का जो भी मैक एड्रेस होगा वो किसी अदर पीसी के साथ में मैच नहीं होगा, है ना? वर्ल्ड वाइड ये यूनिक रहता है। और आईपी एड्रेस जो आपका यूनिक होता है वो कहाँ पर होता है? एक लैन के अंदर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको क्या करते हैं? यूनिक रखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक के? ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सो इट इज अ लॉजिकल एड्रेस एंड इट वर्क्स ऑन द नेटवर्क एड्रेस। ये नेटवर्क लेयर के ऊपर आपका क्या करेगा? काम करेगा। एंड टू वर्जन ऑफ आईपी। सो आईपी के हमारे पास में कितने वर्जन है? हम नेटवर्किंग में एक्चुअल में दो यूज करते हैं, बट एक हमारे पास में जो वर्जन है वो इसके आईपी वर्जन 0 से लेकर के आईपी वर्जन 15 तक के, मतलब टोटल हमारे पास में कितने वर्जन हो जाएंगे? टोटल 16 वर्जन जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। बट नेटवर्किंग के अंदर जो है वो हम दो एड्रेस यूज करते हैं, एक आईपी वर्जन 4 और एक हम आईपी वर्जन 6 जो 32 बिट का है, और वर्जन 6 जो है आपका 128 बिट का है। ओके, सो आईपी वर्जन 6 को लेकर के आने का हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो ये कि यहाँ पर जो हम पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज करते थे ना, इसमें हमारे पास में दो एड्रेसेस है। एक कौन सी है? पब्लिक आईपी। और एक एड्रेस जो है हमारे पास में कौन से है? प्राइवेट आईपी। क्लियर हो गया? सो पब्लिक आईपी हम कहाँ पर यूज करते हैं? इंटरनेट पे। और प्राइवेट आईपी हम कहाँ पर यूज करेंगे? एक लेन के अंदर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो राउटेबल नहीं होते हैं, है ना? इंटरनेट पे ये आपके राउटेबल नहीं होंगे, है ना? और पब्लिक आईपी जो है वो उसका पर्पस है इंटरनेट के लिए। तो ये भी क्या होता है? पब्लिक आईपी भी कैसा रहता है? यूनिक एड्रेस है ना?
ये भी कैसा होगा, यूनिक होगा। एक कस्टमर को अगर एक पब्लिक आईपी असाइन कर दिया तो वो पब्लिक आईपी हम किसी कस्टमर को असाइन नहीं करेंगे। तो पब्लिक आईपी हमारे पास में क्या होते जा रहे हैं, फिनिश होते जा रहे हैं, इसीलिए आईपी वर्जन 6 को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर हो गया। अब पब्लिक आईपी को सेव करने के लिए जब हम आईपी वर्जन 4 अभी भी यूज कर रहे हैं, बट आईपी वर्जन 4 के साथ में कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशंस यूज किए गए थे, जैसे कि आपका नेट हो गया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया, आपका सबनेटिंग हो गया। तो ये जो टेक्निक्स है, ये आपके IPv4 के पब्लिक आईपी एड्रेसेस को सेव करने के लिए हमारे पास में ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस थे। अभी हम आईपी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, तो आईपी वर्जन 6 में अभी करंट में हमारे को इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अभी सफिशिएंट आईपी वर्जन 6 जो है वो अवेलेबल है। ओके, आईपी एड्रेस क्लासिफिकेशन। आईपी एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। ये पता ही है, क्लास A, B, C, D और E। सो नेटवर्किंग में जो हम क्लास यूज कर रहे हैं वो कौन से यूज करेंगे, A, B और C, है ना। D जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है। जब भी जो भी मल्टीकास्ट एप्लीकेशंस वगैरह डिजाइन होती है तो उनको जो आईपी असाइन होगा वो इस रेंज का होगा। और ई जो है वो रिजर्व है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो हम इन तीनों में से कोई भी क्लास जो है वो नेटवर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में आईपी वर्जन 4 की यहाँ पर आपको रेंज देखने के लिए मिल रही है। सो क्लास ए आपका 0 से स्टार्ट होगा, 127 इसकी रेंज है, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239 एंड 240 से 255। तो फर्स्ट ऑक्टेट में ये रेंज हमारे को मैच करनी होती है, ये क्लियर है ना। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में 0 से 255 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऑक्टेट फॉर्मेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लास ए का जो यहाँ डिफॉल्ट की बात हो रही है ना, तो आपके पास में कोई भी एक आईपी है, फॉर एग्जांपल 1.2.3.4, ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट। सो क्लास ए में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑक्टेट इज रिजर्व फॉर नेटवर्क, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट जो होगा वो आपके किसके लिए रिजर्व होता है, होस्ट के लिए रिजर्व होता है। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ओके। और इसको हम /8 से क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। तो आप ये सबनेट मास्क लिखो या /8 लिखो, दोनों का मीनिंग एक है। कुछ iOS के अंदर जब आप आईपी असाइन करते हो तो वहां पर आप स्लेश नोटेशन में भी सबनेट मास्क लिख सकते हो, और कुछ iOS जो है वो स्लेश नोटेशन को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां पर आपको 255 0.0.0 इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। क्लास बी में फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, सेकेंड लास्ट के 2 ऑक्टेट्स में थर्ड और फोर्थ होस्ट के लिए रिजर्व होगा। डिफॉल्ट सबनेट मास्क /16। तो यहाँ जो ये जो लिखा हुआ है /16 का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नेटवर्क बिट को। तो आपको पता है कि आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है, जिसमें से 16 बिट नेटवर्क के लिए, तो रिमेनिंग बिट्स किसके लिए हो जाएगी, होस्ट के लिए हो जाएगी। वैसे यहाँ पर अप्लाई होगा कि ये 8 बिट जो है ये नेटवर्क बिट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 32 में से 8 बिट हमारे पास में नेटवर्क के लिए हो जाएगी। सो रिमेनिंग बिट्स यहाँ पर जितनी भी है 24 बिट्स वो होस्ट के लिए हो जाएगी, करेक्ट। सो लाइकवाइज यहाँ पर फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हमारे पास में नेटवर्क के लिए, लास्ट ऑक्टेट होस्ट के लिए है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क /24 बिट नेटवर्क के लिए हो जाएगी। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती है, तो 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है, तो आपके पास में यहाँ पर 24 बिट इसके लिए हो जाएगी, करेक्ट। तो ये चीजें आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद प्राइवेट आईपी की रेंज ऑलरेडी पता है। क्लास ए में क्या होगा, ये 10 का पूरा रेंज जो है वो किसके लिए रिजर्व है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में आपको देखना है, अगर कोई भी आईपी एड्रेस लिखा हुआ है और आपको पूछा जाए कि भाई वो प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी है, सो क्लास ए की रेंज मैंने अभी बताई कि 0 से लेकर के 127 अगर फर्स्ट ऑक्टेट में आता है तो वो आईपी क्लास ए का होगा। बट उसमें से अगर पहले ऑक्टेट में 10 आता है तो वो क्लास ए का प्राइवेट आईपी होगा। उसके अलावा जितने भी आईपीस होंगे, ऑल रिमेनिंग आईपीस बिलोंग्स फ्रॉम द पब्लिक आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल 9.255.1.2, फर्स्ट ऑक्टेट में 9 है, मतलब ये क्या है, ए क्लास का पब्लिक आईपी है। क्लास ए क्यों है, क्योंकि 0 से लेकर के 127 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लास बी में क्या है, सो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो,
10.0.0.0/8 ये पूरी की पूरी रेंज किसके लिए रिजर्व है? क्लास ए प्राइवेट आईपी। क्लास बी में 172.16.0.0 से लेकर के 172.31 to 55.255। तो अगर आपको याद रखना है तो फर्स्ट ऑक्टेट में 172 होना चाहिए। क्लास बी का प्राइवेट आईपी अगर आपसे कोई पूछे, कोई एड्रेस दे रखा है, तो आपको पहले ऑक्टेट में 172 देखना है। अगर पहले ऑक्टेट में 172 है तो दूसरे ऑक्टेट में 16 से लेकर के 31 के बीच में कोई भी वैल्यू होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो ये आपका कौन से क्लास बी का प्राइवेट आईपी हो जाएगा। और इसके लिए रेंज 172.16.0.0/12 इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में आपको इस तरीके से मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इस तरीके से मिलेगा। करेक्ट। और क्लास बी में जो रिजर्व है वो है 192.168.0.0/16। तो ये आपका प्राइवेट आईपी की रेंज हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी आईपीस है वो सब पब्लिक आईपीस होंगे, जो हम आईएसपी हमारे को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इन आईपीस को हम एक लेन के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यूज कर सकते हो, एक इंट्रानेट के अंदर आप यूज कर सकते हो। ये आईपी इंटरनेट के ऊपर अलाउ नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए अगर हम हमारे नेटवर्क में 192.168 की रेंज का अगर आईपी यूज कर रहे हैं और मुझे इंटरनेट पे जाना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, नेटिंग करते हैं और इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करके फिर इंटरनेट के ऊपर हम ट्रैफिक को सेंड करते हैं। करेक्ट। तो प्राइवेट आईपी का यूज समझ में आ गया कि इसका हम यूज कहां पर करेंगे, विद इन अ लैन और ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज। और दूसरी चीज ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। सो देयर आर सर्टेन एड्रेस इन ईच क्लास of IP address that are reserved for the private network, and these address are called the private address, and these address are not routable or valid on the internet. ठीक है, ओके। उसके बाद डिफरेंस की बात करें, so public IP वर्सेस प्राइवेट IP एड्रेस। so public IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस। तो पब्लिक IP एड्रेस में क्या बोल रहा है कि यूज्ड ऑन इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क यूज्ड within the organization, private network or LAN. It should be unique over the internet. It should be unique within the LAN or organization assigned by the internet service provider. So ISP, तो जब भी आपको इंटरनेट कनेक्शन लोगे तो ISP एक आपको पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेगा, तो उसी का हमारे को चार्ज पे करना होता है और फिर जो भी आप बैंडविड्थ परचेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस रहते हैं। असाइन बाय नेटवर्क एडमिन, प्राइवेट आईपी जो नेटवर्क एडमिन असाइन करेगा ये फ्री है, नीड टू परचेस फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। ओके, सबनेटिंग रिक्वायरमेंट है ना, कि अब हमारे को सबनेटिंग की क्या है रिक्वायरमेंट, क्यों है। सो क्यों होगी हमारे को सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम देख रहे हैं कि हमारे पास में 4 साइट्स है, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड मलेशिया। ओके, सो इन दोनों साइट्स के बीच में हमारे पास में ये जो साइट्स है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में कनेक्टिविटी है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। और कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है मुझे यहाँ पर 2 होस्ट की। यहाँ पर भी सिमिलर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, इधर भी पॉइंट टू पॉइंट और यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है और इनके जो लैन है, ईच लैन के अंदर मुझे 10 होस्ट, मतलब यहाँ पर 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने, 10 वैलिड आईपीस चाहिए। करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर डिफॉल्ट नेटवर्क यूज करेंगे तो मुझे कितने नंबर ऑफ सबनेट्स यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ सबनेट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है और ये नेटवर्क 4 है। ये लैन हो गया, ये नेटवर्क 5, नेटवर्क 6, ये लैन नेटवर्क 7 और ये। तो मुझे यहाँ पर टोटल 8 सबनेट क्या करने होंगे, यूज करने होंगे। 8 सबनेट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम डिफॉल्ट यूज करते हैं तो मैं यहाँ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का आईपी यूज कर सकता हूँ। मिनिमम आईपी एड्रेस अगर हम क्लास सी की बात करें तो यहाँ पर 254 वैलिड आईपीस मिलते हैं। क्लास
बी की बात करें 65,534 वैलिड आईपी मिलते हैं। क्लास ए की बात करें 16,777,214 वैलिड आईपीस मिलते हैं। सो अगर डिफॉल्ट क्लास अगर आप यूज करते हो तो क्लास सी के अंदर आपको इतने आईपी एड्रेसेस यहाँ पर मिलेंगे मिनिमम, तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट जो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। बट अगर सपोज करो यहाँ पर 10 आईपी चाहिए और अगर आप इसको ये एड्रेस दे देते हो 192.168.1.0/24, तो क्या होगा, 10 आईपीस आप यूज करोगे, 254 यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है। अगर आप 10 आईपीस यहाँ पर क्या करते हो, यूज करते हो, तो 244 इतने आईपीस आपके अनयूज्ड है। ओके, सो इन आईपी एड्रेसेस को सेव करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कर सकते हैं। और सबनेटिंग में हमने पढ़ा है कि सबनेटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन डिवाइड वन क्लासफुल नेटवर्क इनटू मल्टीपल क्लासलेस नेटवर्क, है ना। एक क्लासफुल नेटवर्क को हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास में एक नेटवर्क है जिसकी रेंज क्या है 0 से लेकर के 255 तक के है। हम उसको हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट्स में या अनइक्वल पार्ट्स में क्या कर सकते, ब्रेक कर सकते यूजिंग द सबनेटिंग, है ना। तो सबनेटिंग के अंदर दो टाइप के, अब अगर हम बात करें तो एक तो देखो आपका कि एक तो होता है क्लासफुल नेटवर्क होता है। क्लासफुल नेटवर्क मतलब कि आप क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हो, डिफॉल्ट सबनेट मास्क अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको हम क्लासफुल बोलेंगे। और एक होता है आपका क्या, क्लासलेस नेटवर्क, जहां पर आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज नहीं करते हो, तो उसमें दो नेटवर्क्स होते हैं। एक आपका क्या होगा, FLSM फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, और एक को क्या हो जाएगा, VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में क्या करते हो, आप किसी भी सबनेट्स को इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हो। और VLSM में क्या होगा, हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में होस्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, सबनेटिंग होती है VLSM के अंदर, होस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और FLSM में होस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने सबनेट्स हमारे को चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम उसको इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर इस नेटवर्क में मुझे 10 होस्ट चाहिए और 2 होस्ट चाहिए, तो इसके लिए सबनेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट। 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे किसकी सबनेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपके पास में एक क्लासफुल नेटवर्क आपको दे दिया गया है 192.168.10/24, ओके। और मेरे जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 10। तो मैं किसकी सबनेटिंग करूं कि मुझे यहाँ पर 10 होस्ट मिल जाए। तो क्लास सी का एक क्लासफुल नेटवर्क एड्रेस यहाँ पर ले लिया है। ऑक्टेट फॉर्मेट आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये होता है, 24 बिट नेटवर्क के लिए होती है, 8 बिट होस्ट के लिए होती है। तो 24 प्लस अगर आप 8 करते हो तो ये आपका कितने बिट का एड्रेस हो जाएगा, 32 बिट का एड्रेस हो जाएगा। तो अब सबनेटिंग में हमारे को इन बिट्स में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो अभी हमारे को एक नेटवर्क के अंदर 254 होस्ट मिलते हैं, पर मुझे होस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। तो मुझे होस्ट बिट को कम करना पड़ेगा, जैसे 8 होस्ट बिट है तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। और ये जो सबनेट बिट्स है उसको हमारे को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो होस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपके पास में ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, या होस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको क्या करना है, फुलफिल सबनेटिंग फाइंड आउट करना है, तो आपके पास में फॉर्मूला है 2 की पावर h-2। ये एक फॉर्मूला है ना। होस्ट कितने चाहिए मुझे, होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10। तो 2 की पावर h-2 और h इज इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट, h इज इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट, ओके। सो 2 की पावर हम क्या यूज करेंगे, 10 आ जाए, आपको ये देखना है। तो 2 की पावर अगर मैं 3 यूज करता हूं तो कितना आएगा, 8। एंड 2 की पावर अगर हम 4 यूज करते हैं तो कितना आएगा, 16।
तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो फुलफिल हो रही है कहाँ पर फुलफिल हो रही इस केस में, तो 2 की पावर हम क्या लेंगे यहाँ पर 4 माइनस 2, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया 16 माइनस 2, तो आपको कितने वैलिड होस्ट मिल जाएंगे इसमें? ये चीज क्लियर हुई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक सिंपल मेथड और हम देखते हैं, किसी ने पूछा कि भाई मेरे पास में होस्ट 10 की रिक्वायरमेंट है और क्या स्लेश यूज करूं मैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 32 माइनस पावर ऑफ 2, यहां पर आपको पता चल जाएगा। तो 2 की पावर क्या यूज करे कि 10 आ जाए, तो वही 2 की पावर अभी 4 यूज किया था तो कितना आ रहा था 16 आ रहा था, यहां पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही। तो 32 में से इस 4 को क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आया /28, करेक्ट। तो यहां पर जो सबनेटिंग हम करेंगे वो किसकी करेंगे, होस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो /28 की। अब नंबर ऑफ सबनेट्स, तो वही आपको कितने सबनेट्स मिल जाएंगे अगर आप ये यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 2 की पावर 4 16 आपको कितने क्या मिलेंगे सबनेट्स मिलेंगे। अगर आप /28 की सबनेटिंग करते हो तो देखो पहले आपके पास में ये था 24 + 8, अब आपने 28 इधर नेटवर्क में यूज कर ली, तो 4 आपके पास में किसके लिए बचे, होस्ट के लिए बचे, है ना। और 2 की पावर 4 आप करोगे तो कितने आएंगे 2 की पावर 4 16 सबनेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि 10 होस्ट चाहिए तो /28 की हमारे को सबनेटिंग करनी पड़ेगी, है ना। हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, तो ये आपका डिफॉल्ट है और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये मास्क आ जाएगा /28 का। अब /28 में जो ब्लॉक साइज आता है वो कितने का आता है, वो ब्लॉक साइज आएगा आपका कितने का 16 का ब्लॉक साइज आएगा। तो /28 के लिए आप यहाँ पर देखो कि पहले ऑक्टेट से 8 बिट ऑन होगी, दूसरे ऑक्टेट से 8 बिट ऑन होगी, तीसरे ऑक्टेट से 8 बिट ऑन होगी, फोर्थ ऑक्टेट से कितनी बिट ऑन हो रही, ओनली 4 बिट्स। तो ये जो मैजिक नंबर आपको याद है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं 1, यहाँ पर क्या यूज करते हैं 2, यहाँ पर क्या यूज करते हैं 4, यहाँ पर क्या यूज करते हैं 8, यहाँ पर क्या यूज करते हैं 16, यहाँ पर क्या यूज करते हैं 32। तो अगर आपको ब्लॉक साइज निकालना है किसी का भी, तो जो लास्ट बिट जो आप ऑन करते हो ना, इसके ऊपर जो मैजिक नंबर आता है वही आपका क्या होता है ब्लॉक साइज होता है। मतलब हर एक ब्लॉक के अंदर आपको कितने आईपीस मिलेंगे यहाँ पर 16 आईपीस। तो पहला ब्लॉक 0 से स्टार्ट होगा, दूसरा ब्लॉक 16 से, तीसरा 32 से, फिर उसमें 16 एंड करेंगे 48, इस तरीके से आपका बढ़ते जाएगा, करेक्ट। लास्ट आपका कहां से स्टार्ट होगा 240 से। तो ये जो सबनेट मास्क में जो लास्ट वैल्यू आती है ना, वहीं से आपका हमेशा लास्ट सबनेट मास्क क्या होगा स्टार्ट होगा, ये याद रखना। सॉरी, लास्ट सबनेट जो है वो आपका स्टार्ट होगा वहां से। यहां तक ये क्लियर है चीजें। तो ये इसका नेटवर्क, ये इसका ब्रॉडकास्ट 1 से लेकर के 14 तक के हमारे पास में ये वैलिड आईपीस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से फिर हम क्या करेंगे, इसी सबनेट में से जो है यहाँ पर हम आईपीस जो प्रोवाइड कर देंगे इनको। क्लियर हुआ। उसके बाद 2 होस्ट, तो 2 होस्ट चाहिए। हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास में जो बचा हुआ एक सबनेट था उसी के अंदर हमने फर्दर क्या कर दी सबनेटिंग कर दी। इसके अंदर ऑलरेडी 28 बिट नेटवर्क के लिए है, 4 बिट हमारे पास में यहाँ पर किसके लिए है, होस्ट के लिए। ओके, तो मुझे 2 वैलिड होस्ट चाहिए। तो जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 2 वैलिड होस्ट है, और फॉर्मूला मैंने बताया था कि 32 में से माइनस करो क्या
पावर ऑफ 2, तो 2 की पावर क्या लेके 2 आ जाए, तो 2 की पावर 1 भी लोगे तो भी यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अगर मैं 32 में से माइनस करता हूँ 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा /31। तो क्या ये हम यूज कर सकते हैं /31, जहां पर मुझे 2 आईपीस चाहिए वहां पर हम /31 का मास्क यूज कर सकते हैं क्या? बोलो। सर इसमें नेटवर्क की 29 रहेगी ना सर, 28 क्यों रहेगी? हेलो, ये नेटवर्क बिट आपने 28 लिया है, ये 29 होना चाहिए ना सर? नहीं 29 क्यों होंगे? हमारे पास में जो सबनेट्स थे ना, अभी इस प्रीवियस वाले में हमने देखा कि मेरे पास में एक नेटवर्क था, कौन सा 192.168.1.0/24 का, उसके अंदर मैंने /28 की सबनेटिंग करी, है ना? तो उस टाइम 10 यूजर चाहिए थे सर, उस टाइम अपन को 10 वैलिड यूजर चाहिए थे। हाँ, तो उसमें से ठीक है, हमने, लेकिन हाँ, इस बार अपन को सिर्फ 2 वैलिड यूजर चाहिए। तो मैंने उसी में से /28 का एक नेटवर्क ले लिया ना। मेरे पास में मैंने पहले क्या किया, इसको /28 के अकॉर्डिंग मैंने 16 सबनेट मिले थे ना मुझे, /24 को जब /28 में मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे /28 के कितने सबनेट मिले? 16 सबनेट मिले। 16 में से 4 मैंने यूज कर लिए, जहां पर 10-10 होस्ट मुझे चाहिए थे वहां पर 4 यूज कर लिए, है कि नहीं? ठीक है। और उसमें से फिर अब मुझे कितने चाहिए? 4 और सबनेट चाहिए 2-2 होस्ट के लिए। तो मैंने /28 का एक क्या कर लिया, सबनेट ले लिया। इसको आप क्या बोलोगे? सबनेट, सबनेट लिया, ओके सबनेट लिया है ना? और इस सबनेट के अंदर है। फर्दर सबनेटिंग कर रहे हैं, VLSM जिसको बोलते मैं कुछ और समझ रहा था। हैं। अच्छा, कुछ और। क्लियर हो गया? अच्छा, वो 28 का ही लिया है आपने, हाँ, लेकिन सबनेट लिया हुआ है, ठीक है है। ना? हाँ, नहीं, हाँ मुझे लगा कि दोबारा सबनेटिंग करनी है, नहीं, जिसमें 2 वैलिड यूजर चाहिए। हाँ, तो तो मुझे अब लगा कि आप, /30 जो लेते हैं अपन, उसमें हाँ, अपने 2 वैलिड यूजर रहते हैं, तो मेरे तो ख्याल से 30 /30 में होगा। वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो ये /31 वैलिड है क्या? ये /31 वैलिड नहीं है, क्योंकि 2 होस्ट मुझे वैलिड होस्ट चाहिए, है कि नहीं? /31 में क्या होगा, आपको 2 आईपी मिलेंगे, एक नेटवर्क हो जाएगा और एक ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, वैलिड होस्ट आपके पास में कुछ भी नहीं रहेंगे। तो जब भी आपसे कोई रिक्वायरमेंट करता है नेटवर्क के अंदर, तो आपको 2 आईपी हमेशा एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। किसी ने अगर बोला कि मुझे 10 होस्ट कनेक्ट करने हैं, तो आपको 10 के लिए नहीं कैलकुलेट करना, आपको किसके लिए करना है एक्चुअल में कैलकुलेशन? 12 के लिए। एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट भी है, आपको लेकर के चलना है कि नहीं? हम्म, तो यहाँ पर मुझे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, पर मुझे 2 ना लेकर के यहाँ पर कितने होस्ट लेने पड़ेंगे? 4 होस्ट मुझे यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो ये 4 की रिक्वायरमेंट किस में आएगी? 2 की पावर 2 लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और फिर यहाँ से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर 30 आएगा। और अब ये सही है, क्लियर हुआ? ओके, सो यहाँ पर हमारे को /30 की सबनेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे को कितने होस्ट मिलेंगे? 2 होस्ट मिलेंगे। और यही जो 80 वाला है, अब इसको हम क्या करेंगे? ये जो 80 वाला है, तो इसके लिए पहला सबनेट क्या हो जाएगा मेरा? 80/30, फिर 4 के ब्लॉक, 4 का ब्लॉक बनेगा तो 84/30, है ना? फिर 88/30। मेरा को जब ब्रेक करूंगा तो मेरा पहला सबनेट ये होगा। सर 83 रहेगा ना, 84 क्यों? नहीं नहीं, 84 से अगला सबनेट स्टार्ट होगा ना मेरा। 80 से 83 रहेगा, फिर 84 से उसमें मतलब जोड़ेंगे। हाँ, तो वही तो मैंने क्या लिखा था? मैंने भी तो वही लिखा था। मैंने लिखा 80/30, फिर मैंने क्या लिखा? 84/30, फिर मैंने हाँ क्या हाँ लिखा था? ठीक, क्लियर, नहीं नहीं क्लियर है, क्लियर क्लियर। ओके, ठीक है। ये /30 में क्या आ जाएगा? लास्ट में 255 आ जाएगा हमारा, है ना? ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसके लिए क्या कर दिया है, ये डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरफेस पे क्या आईपी आएगा?
देखो यहाँ पर हमने कौन सा, इधर साइड में ये जो टोपोलॉजी है, यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया है, इन दोनों के बीच में जो सबनेट यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है 192.168 1.80/30। तो इसका फर्स्ट वैलिड आईपी 80 तो नेटवर्क हो गया, 81 फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया, 82 सेकेंड वैलिड आईपी हो गया, और 83 क्या हो गया आपका, ब्रॉडकास्ट हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर। उसके बाद यहाँ जो हमने सबनेट यूज किया है, ये कौन सा यूज किया है, 1.84/30। इसका फर्स्ट वैलिड आईपी 85 यहाँ, सेकेंड वैलिड आईपी 86 यहाँ पर। यहाँ पर क्या यूज किया, 1.88/30, 89 फर्स्ट वैलिड आईपी, सेकेंड वैलिड आईपी। यहाँ पर क्या यूज कर लिए, ये कितना हो जाएगा हमारा, 92/30, 93, 94, इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर सबनेटिंग कर ली। तो जहां पर हम पहले क्या कर रहे थे, अगर मैं क्लासफुल नेटवर्क की बात करूं, क्लासफुल नेटवर्क की बात करता हूं, तो मुझे यहाँ पर 8 क्लासफुल नेटवर्क यूज करने पड़ेंगे, है ना। और मिनिमम आईपी की बात करें तो 8 क्लासफुल नेटवर्क हम यूज कर रहे थे, किस क्लास के, क्लास सी के, करेक्ट। अभी सबनेटिंग करने से क्या हुआ, क्लासलेस नेटवर्क की बात करें तो ओनली 1 क्लासफुल नेटवर्क से ही हमारा काम हो गया ना। एक ही क्लासफुल नेटवर्क को हमने क्या कर दिया, मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड कर दिया, और हमारी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर फुलफिल हो गई। ठीक है। सो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द IPv4, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है। तो वो जो टोपोलॉजी डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी, कहाँ पर क्या क्या चीजें आपका चल रहा है, क्या क्या इंटरफेसेस चल रहे हैं, है ना, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह। तो सीरियल लिंक के ऊपर बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल HDLC रहता है ना। सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को के राउटर्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। और तो ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। सो इस तरीके से। तो टोपोलॉजी अगर हमारे को क्रिएट करना है इसके ऊपर, तो हम क्रिएट कर सकते हैं वही सेम टोपोलॉजी। तो अभी हम पहले राउटिंग की थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लैब करेंगे, है ना, राउटर एंड राउटिंग। सो राउटर की बात करें कि क्या यूज है, तो राउटर इज एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। इंटरनेटवर्किंग का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट नेटवर्क। क्यों यूज कर रहे हैं हम, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशंस करने के लिए। It enables communication between 2 or more different logical networks, and it is a network layer 3 device, and it comes from the word route, है ना। route का मतलब क्या होता है, path, hence it is also a device that find the best path for the network, best router। क्लियर हो गया। सो राउटर बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, 2 डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशंस कराने के लिए। और आपको पता है इसमें कि भाई ये, और इसके अलावा क्या क्या चीजें करता है राउटर की, क्या क्या फंक्शंस है, अगर कोई पूछे तो ये क्या करता है आपका, पैकेट फिल्टरिंग का काम भी करता है ना। आप लोग CCNA में पढ़ा है, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम लगाते हैं, तो हमारा राउटर क्या करता है, पैकेट को फिल्टर करना स्टार्ट करता है। एक तरीके से ये क्या काम कर रहा है, फायरवॉल का काम भी कर रहा है। अब आपके राउटर के ऊपर क्या करते हो, ACL इनेबल करते हो, तो आपका राउटर एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कहलाता है, क्योंकि वो ACL के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, L3 एंड L4 ट्रैफिक को हम फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या फंक्शंस होते हैं, राउटर क्या करता है, पैकेट स्विचिंग, है ना। उसके बाद बेस्ट पाथ सिलेक्शन, उसके बाद इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशंस, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। बाय डिफॉल्ट ब्रेक द ब्रॉडकास्ट, राउटर क्या करता है, जब भी कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आता है तो बाय डिफॉल्ट ये उसको क्या करता है,
ब्रेक करता है। उसके बाद कोलाइजन डोमेन्स कितने होते हैं? मल्टीपल कोलाइजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ये आपका क्या है, राउटर का यूज है। और कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। ओके, सो फंक्शंस हमने देख लिए, बेस्ट पाथ सिलेक्शन, पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, ये सब सारी चीजें। यहां पर अभी कैसे वर्क होगा? यहां से एक यूजर है 61.0.0.10, ये इस याहू के सर्वर को क्या करना चाहता है? एक्सेस करना चाहता है, जिसका आईपी है 191.0.0.10। तो कैसे यहां पर कम्युनिकेशंस होगा? अगर सपोज करो ये इसको क्या कर रहा है, कोई HTTP रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो जो पैकेट फ्लो होता है वो कैसे होता है? तो जब भी यहां पर क्या होगा, ये HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ये यहां से अगर आप उसको पिंग करते हो तो यहां पर आपका क्या आएगा? डेटा। डेटा में आपका क्या आ जाएगा? HTTP रिक्वेस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। इसके बाद यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होती है? यहां पर क्या इंफॉर्मेशन ऐड होगी? आपका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? 61.0.0.10। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? 191.0.0.10। ये उसके बाद यहां पर क्या इंफॉर्मेशन ऐड होगी? और इसके अलावा यहां पर सोर्स मैक एड्रेस होगा। तो सोर्स मैक एड्रेस किसका होगा? यूजर पीसी का, है ना? ये जो यूजर है इसका यहां पर क्या जाएगा? सोर्स मैक एड्रेस। अब मुझे यहां पर बताओ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका होगा? जरा देखते हैं कि CCNA का चीजें याद है कि नहीं। यहां पर राउटर का कौन से ये जिस पे आपने डाटा लिखा हुआ है। हाँ, ये जो राउटर होगा आपका R1, इसके किस पोर्ट का? E0/0। तो यहाँ जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो R1 के E0/0 का होगा। करेक्ट? तो अभी ये जो पैकेट जनरेट हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन कब लगेगी? R1 के E0/0 का मैक एड्रेस कब लगेगा यहाँ? इससे पहले क्या होगा? ये जो HTTP पहले तो ARP रिक्वेस्ट जाएगी, है ना? तो ये पीसी क्या करेगा? ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। टू हुम? 191.0.0.10 के लिए। तो ये ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होगी, है ना? ये ARP रिक्वेस्ट कैसी होती है? ब्रॉडकास्ट। ये ARP रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। राउटर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। राउटर के इस पोर्ट के ऊपर एक फीचर इनेबल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी आर्प, है ना? यहाँ पर प्रॉक्सी आर्प इनेबल होता है। और प्रॉक्सी आर्प क्या करता है? इट गिव द रिप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ समवन। किसी और के बिहाफ पे ये क्या करेगा? इसको रिप्लाई फॉरवर्ड करेगा। तो ये क्या करेगा? अपना मैक एड्रेस दे देगा। आर्प रिक्वेस्ट तो इसके लिए जनरेट हुई थी, पर ये अपना खुद का मैक दे देगा और वो मैक यहाँ पर लगेगा और ये फ्रेम आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब जब ये फ्रेम कंप्लीट होगी तो फिर अगेन ये फ्रेम यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी। राउटर उसको देखेगा, तो इस राउटर के पोर्ट पे जब यहाँ पर डेटा आएगा, ये जो चीज है ये पूरा, इसको कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? इसको हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे? फ्रेम बोलेंगे, राइट? है ना? राउटर के इस पोर्ट पे जब डेटा आएगा तो राउटर इसको क्या कर देगा? डिकैप्सुलेट करेगा कि नहीं करेगा? ये जो L2 हेडर है, L2 हेडर ये वाला पोर्शन है आपका, और ये वाला पोर्शन आपका L3 हेडर है, और ये आपका क्या है? डेटा है। राउटर के पास जैसे ही इस पोर्ट पे पैकेट आया, राउटर L2 हेडर को स्ट्रिप आउट कर देगा, हटा देगा। अब राउटर इसमें से डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा, और डेस्टिनेशन एड्रेस को कौन सी टेबल में देखेगा? अपने ये डेस्टिनेशन एड्रेस को अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा, है कि नहीं? यहाँ पर राउटर इसके लिए क्या करेगा? राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि नहीं? या इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कि राउटर के पास जब भी कोई डेटा पैकेट आता है तो राउटर क्या करता है? राउट लुकअप करता है।
आप ये बोल सकते हो कि राउटर के पास जब भी कोई डेटा पैकेट आएगा तो राउटर उसके लिए राउट लुकअप करता है। राउट लुकअप में क्या चेक करता है वो? राउट लुकअप में सबसे पहले वो देखता है डेस्टिनेशन आईपी, कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और उस डेस्टिनेशन आईपी को कहां पर सर्च करेगा अपनी आरआईबी लिख दो, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस है ना, राउटिंग टेबल में चेक करेगा। अगर एंट्री मिलती है तो फिर वो क्या चेक करेगा? नेक्स्ट होप आईपी। अगर नेक्स्ट होप आईपी भी मिल गया तो फिर वो क्या चेक करेगा? सेल्फ है ना, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? राउट लुकअप बोलते हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि इस पाथ से डेटा भेजना है या इस पाथ से भेजना है। तो बेस्ट पाथ सिलेक्शंस की उसकी हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी ओन मैकेनिज्म है। स्टैटिक राउटिंग अगर आप कर रहे हो तो आप खुद बताओगे कि बेस्ट पाथ वाया R2 होगा या वाया R3 होगा यहां पर जाने का। तो स्टैटिक राउटिंग में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि विच वन इज द बेस्ट पाथ, बट इन द केस ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा बेस्ट पाथ होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से यहां पर आपका क्या होगा? कम्युनिकेशंस होगा। Okay, routing. So what is routing? So routing is a process of moving IP packet from one network to another network, and routing involves two basic activity: determining the best path and forwarding packets through the best path. So हम बोल सकते हैं कि routing is a process by which we can transmit the data packet one network to another network. एक सेम नेटवर्क में एक सेम आईपी सबनेट्स के अंदर अगर आपको कम्युनिकेशंस कराना है तो आपको राउटिंग करने की जरूरत नहीं है और ना ही राउटर की जरूरत है। जब भी राउटर पिक्चर में आएगा मतलब वहां पर क्या यूज हो रहे होंगे? दो डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस यूज हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, इनेबलिंग राउटिंग ऑन IPv4 नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। सो आईपी राउटिंग कमांड ये हमारे को अभी चलाने की जरूरत नहीं होती है। अभी जितने भी iOS आते हैं सिस्को राउटर्स के, उसके अंदर ये कमांड इनबिल्ट होती है। पर पहले कई सारे राउटर्स के अंदर हमारे को ये कमांड क्या करनी होती थी? रन करनी पड़ती थी ओल्ड राउटर्स के अंदर। अभी ये कमांड इनबिल्ट है। ये कमांड क्यों यूज की जाती है? आईपी राउटिंग को इनेबल करने के लिए दी IPv4 राउटिंग। ओके, IPv4 राउटिंग को इनेबल करना है तो ये कमांड चलाएंगे। और टू डिसेबल दी IPv4 राउटिंग, नो IP राउटिंग, इससे आप डिसेबल कर सकते हो। IPv4 राउटिंग फीचर इनेबल करने की क्या कमांड है? IPv6 यूनिकास्ट हाइफन राउटिंग। तो ये कमांड अभी आपको चलानी पड़ती है। अगर आपके पास में कोई राउटर है और आप इसके ऊपर IPv6 का राउटिंग करना चाहते हो, सो यू नीड टू रन दिस कमांड। क्यों? क्योंकि अभी हर राउटर्स पे IPv6 हम करें ये जरूरी नहीं है, है ना? तो इसीलिए इन्होंने इस कमांड को बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं किया। अगर आपको IPv6 कॉन्फ़िगर करना है तो ये कमांड चलाओ, नहीं कॉन्फ़िगर करना है तो नहीं चलाना। बट IPv4 राउटिंग फीचर ऑलरेडी इनेबल रहता तो आपको ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। ये वाली ऑलरेडी इनेबल्ड है, बट जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ राउटिंग। So mainly we have only two types of routing: static routing and dynamic routing. CCNA लेवल पे आपने पढ़ा होगा डिफॉल्ट राउटिंग, राइट? है ना? तो डिफॉल्ट राउटिंग तीन पढ़ी थी, मतलब हाँ, तीन राउटिंग डिफॉल्ट, स्टैटिक, डायनामिक। करेक्ट, बट एक्चुअली ओनली टू टाइप्स की ही राउटिंग होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक के अंदर भी आप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डायनामिक राउटिंग के अंदर भी डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका RIP, IGRP, OSPF, BGP सब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स डिफॉल्ट रूट को सपोर्ट करते हैं। सो डिफॉल्ट रूट दोनों के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना। तो राउटिंग दो ही टाइप की होती है। अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है? स्टैटिक राउटिंग देखना है। ओके, सो इसका थ्योरी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे? इसका लैब जो है
वो देखेंगे। सो स्टैटिक राउटिंग में क्या बोल रहा है कि स्टैटिक रूट्स आर कॉन्फ़िगर्ड, maintained and updated by the network administrator manually. An administrator should know the destination IP network for configurations and routing based on next hop IP address or existing interface. Secure and fast. तो स्टैटिक राउटिंग जो है वो क्या है, एक तो सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि आपको मैनुअली रूट्स को क्या कराना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली राउटर रूट लर्न नहीं करेगा। फास्ट क्यों है? क्योंकि स्टैटिक राउटिंग के लिए बोला जाता है कि इसको किसके लिए डिजाइन किया गया है, स्मॉल नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पर आपके पास में 10 to 15 राउटर्स है ना। तो आप वहां पर क्या करोगे, स्टैटिक राउटिंग को यूज करोगे। तो ऑब्वियसली राउटर कम होंगे, नंबर ऑफ रूट्स भी कम होंगे, राउटिंग टेबल का साइज भी कम होगा। तो जब भी पैकेट आएगा तो हो सकता है 1000-2000 रूट्स होंगे, उतने ही रूट्स को चेक करके पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 1000-2000 भी नहीं होंगे, करेक्ट। तो मतलब ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें मतलब 10 से 15 राउटर में काम हो जाएगा? किसमें? कॉलेज कैंपस ले सकते हैं? हाँ यही है, या कोई छोटी मोटी कंपनी भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जिनकी अपनी 2-4 ब्रांचेस ही है, तो वहां पर 2-3 राउटर्स वगैरह अलग अलग लगे हैं। या किसी कॉलेज कैंपस को भी ले सकते हैं कि उनकी अलग अलग क्या है, ब्रांचेस है अलग अलग सिटीज में, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो वहां पर हम स्टैटिक राउटिंग यूज कर सकते हैं, बट वैसे कोई यूज करता नहीं है। छोटा नेटवर्क भी हो तो हर कोई क्या करते हैं, ये 1-2 राउटर्स है, या फिर हमारे को क्या करना है, आईएसपी के साथ में कनेक्टिविटी करनी है। जैसे ये आपका क्या है, आईएसपी का राउटर है ना, और ये आपकी कंपनी का राउटर है, इधर कनेक्टिविटी करनी है। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम बीजीपी यूज करते हैं या फिर हम स्टैटिक क्या करते हैं, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते। तो इस केस में आपको ज्यादातर जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो ये लेस बैंडविड्थ को क्या करता है, यूज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डायनेमिक अपडेट्स नहीं होती। सपोज करो आपने यहाँ पर EIGRP कॉन्फ़िगर कर दी, तो आपको पता है कि एवरी 5 सेकेंड्स में हेलो भेजेगा, है ना। राउटिंग टेबल में कोई चेंजेस होगा तो एक दूसरे को राउटिंग टेबल भेजेंगे, तो ये आपकी बैंडविड्थ को क्या करते हैं, कंज्यूम करेंगे, राइट। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स डायनेमिकली अपडेट भेजते हैं, तो ये आपकी बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग हम कहां पर कॉन्फ़िगर करते हैं, जहां पर हमारे पास में सफिशिएंट बैंडविड्थ हो, बैंडविड्थ ज्यादा हो। कम बैंडविड्थ है तो हम प्रीफर करते हैं स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग लेस बैंडविड्थ को यूज करता है, सिक्योर है, फास्ट है, ठीक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि मैनुअली आपको रूट्स अपडेट करने हैं। एक नया रूट ऐड हुआ तो हर राउटर्स पे जाकर के ऐड करना है, 15 के 15 राउटर्स पे। कोई रूट रिमूव करना है तो मैनुअली 15 राउटर्स पे जाकर के रिमूव करना है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद आपको पूरा इंटायर नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। एक भी नेटवर्क अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो आप उसकी एंट्री नहीं करोगे, राउटर उसके लिए डेटा पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। किसी डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपको जाना है, और वहां पर जाने के लिए मल्टीपल पाथ है, हर पाथ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वहां पर कितनी बैंडविड्थ यूज हो रही है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे, किस पाथ को प्रायोरिटी देना है, किसको बेस्ट बनाना है, तभी आप बना पाओगे। क्लियर हुआ? और स्टैटिक राउटिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। क्लियर है? तो एडी वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, है ना। बेस्ट पाथ सिलेक्शन के क्राइटेरिया में एक चीज ये भी आती है कि आपका राउटर किसके ऊपर क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा। तो लेसर दी एडी वैल्यू हायर दी प्रायोरिटी या परफॉर्मेंस बोल सकते हैं आप। जिस पाथ की एडी वैल्यू कम होगी आपका राउटर उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा। कनेक्टेड नेटवर्क की कितनी होती है, 0, स्टैटिक की 1, है ना। ऐसे ही EIGRP 5, 90, 170 अलग अलग यूज करता है। ये आपकी क्या है,
रेंज है। ओके, बाकी फिर आपकी कमांड्स है, आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, मास्क, नेक्स्ट हॉप आईपी, और यू कैन यूज द सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम। और इसके बाद ऑप्शनल होता है एडी वैल्यू भी आप दे सकते हो, और अगर आप कोई एडी वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये एडी वैल्यू 1 लेगा, है ना। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर एडी वैल्यू भी दे सकते हो। ट्रैफिक इंजीनियरिंग करानी है आपको, पाथ मैनिपुलेशंस करना है, किसी पाथ को आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है कि मेरा ट्रैफिक इसी के थ्रू जाए, तो आप एडी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो वो ऑप्शनल है, बट ये 3 चीजें देना मैंडेटरी है। ओके, और यही सेम टोपोलॉजी हमारे पास में है, और इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे को यहाँ पर क्या करना है, रूट्स कॉन्फ़िगर करना है। ये अलग अलग राउटर्स के दे रखे, जिस पे क्या करना है, आईपी रूट, नेटवर्क, ये सब सारी चीजें आपको पता है। बेस्ट होगा कि आप नेक्स्ट हॉप आईपी को यूज करो। सर आप यहाँ पे आपने आईपी राउटिंग कमांड रन करी हुई है? वो तो मैंने बताया है, मैंडेटरी नहीं है ना, वो तो प्रॉपर अब रिक्वायरमेंट नहीं लगती ना, आप रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कमांड हम यूज नहीं करे, पता ही नहीं रहता है, हमने कभी चलाई नहीं कमांड, ऑलरेडी जो कमांड चली हुई है, इसलिए। तो आज के लिए मुझे भी आपने अभी बोला था ना, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था। हाँ, यार ये आईपी राउटिंग तो अपन जब वो क्या बोलते हैं लेयर 3 पे जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हाँ, तब हम वहां पर चलाते, क्योंकि एवरी हाँ, लेयर 3 स्विच पे हम राउटिंग करें ये जरूरी नहीं ना, हम उसको एज ए लेयर 2 भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पर बाय डिफॉल्ट स्विचिंग वाले फंक्शंस इनेबल रहते हैं। हाँ, तो ये चीजें और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल का मैं अपडेट कर दूंगा, अगर कल हुआ तो डे टाइम में भी हम क्लासेस कर लेंगे, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू।